कोई ऐसा स्टूडेंट इसको देख रहा है जो कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो आपने ये चंद पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये याद रखने हैं, बाकी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की? भाई खैरियत से हैं, मज़े में हैं और बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है कोशिश कर रहे हैं कि उसको आपको बिल्कुल आसान करके और बिल्कुल ईजी वे के अंदर बताएं। तो आपने अब तक लाइट रिएक्शन वाली वीडियो देख भी ली है और बड़ी पसंद भी की है, और बहुत अच्छा आपने मुझे उसका रिस्पांस दिया है, बहुत मुझे मज़ा आया, बड़ा आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो यार। मैंने तो ये लॉकडाउन के दिनों में मजाक में चैनल शुरू कर लिया था, मगर आप लोगों ने जितना इसको अप्रिशिएट किया और जितना आप लोगों ने इसको देखा है, तो वाकई आप लोग मेरे लिए एक मोटिवेशन फोर्स बन गए। अच्छा, अब लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की बात करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा कैसा हो सकता है कि लाइट रिएक्शन की बात की जाए और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात ना की जाए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने आज आप लोगों के लिए बोर्ड पे ऑलरेडी जो है वो केल्विन साइकिल का जो है वो साइकिल बना के रखा है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा जिस टॉपिक की, आपको पता है उसका नाम क्या है? इट इज़ कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसी को आप केल्विन बेंसेल साइकिल या आपको पता है इसी को आप केल्विन साइकिल भी कहते हो, केल्विन साइकिल। और आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल्विन केल्विन वो बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने ये रिएक्शन सबसे पहले हमें मालूम करके बताए, और इसके ऑनर में हम इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। और आपको पता है ये बात भी कि मेल्विन केल्विन को इस चीज़ के ऊपर नोबेल अवार्ड भी अवार्ड किया गया था ना, याद है ना आप लोगों? ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब देखिए, अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हमने करना है क्या? अच्छा, एक ज़माने में आपको याद है इसी लाइट रिएक्शन कहने की वजह से हम इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहा करते थे, याद है ना आप लोगों? आपने बड़ा कॉमन सुना होगा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अच्छा, अब चूँकि डार्क रिएक्शन को सुनने से जहन में एक मिसकंसेप्शन आती है कि शायद ये अंधेरे में यानी रात के वक्त होता होगा, इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन बंद हो गया है। तो आप भी अब डार्क रिएक्शन की टर्म जो है वो इस्तेमाल ना किया करें, ठीक है? लाइट रिएक्शन दिन में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी जिसको आप पहले डार्क रिएक्शन कहते थे वो भी दिन के वक्त ही होता है। लाइट रिएक्शन के साथ साथ उसके फ़ौरन बाद जो है ये शुरू हो जाता है। फ़र्क क्या है? लाइट रिएक्शन आपको याद है हमने पढ़ा था थाइलेकोइड के साथ रिलेट कर रहा था, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और थाइलेकोइड स्पेस से उसका ताल्लुक था। जबकि जो डार्क रिएक्शन है ये सारा का सारा, या जो केल्विन साइकिल है ये सारा का सारा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा था उसके अंदर जो है ये होती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब हम देखते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को या केल्विन साइकिल को, तो केल्विन साइकिल में हमने क्या करना है, वो जो प्रोडक्ट्स हम लाइट रिएक्शन की बना के लेके आए थे, और आपको याद है वो दो प्रोडक्ट्स थी, एक हम वहाँ से ATP बना के लेके आए थे और एक हम वहाँ से NADPH बना के लेके आए थे। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमने ट्रायोस शुगर मॉलिक्यूल बनाना है, ट्रायोस शुगर मॉलिक्यूल। देखो ये बड़े मज़े की बात है, और ये बात आपने याद रखनी है कि जब केल्विन साइकिल प्रोडक्ट बनाने की बात करती है तो वो ग्लूकोज नहीं बनाती है, वो ट्रायोस शुगर बनाती है, ट्रायोस फॉस्फेट बनाती है। फिर आप इस ट्रायोस फॉस्फेट की मदद से, इस ट्रायोस शुगर की मदद से ग्लूकोज और दूसरे जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने तो खैर क्या करना है, जो मेल्विन केल्विन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी आसानी के लिए, मज़ीद आसानी के लिए इस साइकिल को 3 फेजेस के अंदर इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर दिया, इस तरीके से। तो अब आप क्लियर यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर आपको उसके 3 फेजेस नज़र आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ द फेज नंबर 1, दिस इज़ द फेज नंबर 2 एंड दिस इज़ द फेज नंबर 3। तो सबसे पहला जो फेज़ था उसको उन्होंने नाम दे दिया, इस वाले फेज़ को उन्होंने कहा कि ये कार्बन फिक्सेशन का फेज़ है। तो इट इज़ द फेज ऑफ कार्बन फिक्सेशन, ठीक है? ये जो दूसरा फेज़ है इसके 2 नाम हैं, कुछ लोग इसको रिडक्शन फेज़ भी कहते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हम इसको रिडक्शन फेज़ क्यों कहते हैं। और कुछ लोग इसी को केमिकल रीशफलिंग भी कहते हैं। इसकी भी हम ज़रा बात कर लेते हैं कि केमिकल रीशफलिंग से मुराद हमारी क्या है। और तीसरा और आखिरी फेज़ जो ये वाला फेज़ है जिसमें आप देख रहे हैं मैंने कोई फनकारी नहीं की हुई, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा ध्यान से देखना भी नहीं है, ये हमारा रीजनरेशन का फेज़ है। तो क्या करते हैं, 3 फेजेस के अंदर हम इस पूरे के पूरे साइकिल को डिवाइड कर लेते हैं। याद रहे ये साइकिल है, जबकि जो लाइट रिएक्शन था वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस था, ठीक है? याद आ रहा ना आप लोगों को? अब देखें होता क्या।
आपको याद है हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के 4 रॉ मटेरियल्स हैं, और वो 4 रॉ मटेरियल कौन से थे, याद है ना आप लोगों को? बताइए कौन से थे? कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, शाबाश। वाटर से, वेरी गुड। और सनलाइट थी, और हमारे पास पिगमेंट थे। अब उसमें देखिए सनलाइट, वाटर और पिगमेंट तो हम लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल करके आ गए, बाकी बचा सिर्फ एक, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे केल्विन साइकिल में। तो देखें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोमा है, किसका एस्ट्रोमा है यहाँ पे बताइए? क्लोरोप्लास्ट का एस्ट्रोमा, क्योंकि सारी कार्रवाई क्लोरोप्लास्ट में हो रही है लाइट और डार्क रिएक्शन की। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का हमारा एस्ट्रोमा है, इसके अंदर एक केमिकल मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है, एंड द नेम ऑफ दैट केमिकल मॉलिक्यूल इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। मैंने यहाँ सिर्फ उसको राइबुलोज बिसफॉस्फेट लिख दिया ताकि हमें चीज़ें और हमारे लिए आसानी में आ जाए, ठीक है। अब इस राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को या राइबुलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। अब आपको पता है किसी दो चीज़ों को आपस में मिलाना, इट्स ए केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम हमारे पास है उसका नाम बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त एंजाइम है, उसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, अब इतना लंबा नाम लेने में जो है बच्चे बेचारे जो है परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनको भी इस बात का एहसास है, तो उन्होंने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी, और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? इट्स कॉल्ड रूबिस्को, ठीक है। आपने याद रखना है रूबिस्को इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात ये हुई कि अगर ये रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही काम करेगा तो केल्विन साइकिल सही काम करेगी, और अगर इसने सही काम नहीं किया तो केल्विन साइकिल शट डाउन हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो जब राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रूबिस्को मिलाता है तो वो 2 कंपाउंड बनाता है। पहले वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, यहाँ पर देखो मैंने 2 एरो बनाए, एक एरो नहीं बनाया। तो ये एरो एक 6 कार्बन कंपाउंड, और वो 6 कार्बन कंपाउंड इमीडिएटली टूटता है और वो एक 3 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। याद रहे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि चौथा रॉ मटेरियल था जो बच गया था, उस रॉ मटेरियल को फिक्स कर दिया गया किसके अंदर? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसीलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया किसका? कार्बन फिक्सेशन का। यानी यहाँ पर हमने कार्बन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद हम 2 चीज़ें बना के लेके आए थे, कहाँ से? लाइट रिएक्शन से। एक हमने ATP बनाए थे, हमने इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को फौरन किससे एनर्जी दी? एनर्जी हमने फॉस्फेट उधार लिया किससे? ATP से। ATP क्या बन गया? ADP। और ये फॉस्फेट इस फॉस्फोग्लाइसरेट के कार्बन नंबर 1 पे लग गया, 3 पे तो पहले ही लगा हुआ है। तो जैसे ही ये इसके कार्बन नंबर 1 पे लगा तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास बना वो बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, है ना। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको नोमेनक्लेचर का पता है। तो यहाँ पर ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये शो कर रहा है कि इस ग्लाइसरेट मॉलिक्यूल के जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है। जब हमने इसको ATP से लेके एक फॉस्फेट और दिया तो ये फॉस्फेट इसके कार्बन नंबर 1 पे लग गया, तो हमने कहा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। आपको पता है बिस का मतलब होता है 2, है ना, बिस का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट हमारे पास आके अटैच हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और चीज़ हम बना के लाए थे लाइट रिएक्शन से NADPH। हमने इस NADPH से एनर्जी यानी हाइड्रोजन लिए, और हाइड्रोजन लेके इनकॉर्पोरेट कर दिए किसके अंदर? इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। और साथ में देखो क्या किया, एक फॉस्फेट रिमूव कर दिया, एक फॉस्फेट निकाल दिया। जैसे ही हमने इसका एक फॉस्फेट निकाला और हमने इसको हाइड्रोजन आयन ऐड किया, तो आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसलिए इसको रिडक्शन फेज भी कहा जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन फेज भी कहा जाता है। तो NADPH आपने हाइड्रोजन डोनर के तौर पे इस्तेमाल किया, तो इस NADPH ने हाइड्रोजन किसको दिया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को। साथ ही इसके अंदर से क्या रिमूव किया गया? एक फॉस्फेट रिमूव किया गया। और जैसे ही ये 2 काम आपने यहाँ पर किए, एक मॉलिक्यूल आपका बन गया जिसको हम कहते हैं ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिशफलिंग इसको क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया। फॉस्फेट दे रहे हैं, फॉस्फेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। तो चूंकि ये सारे काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको केमिकल रिशफलिंग का प्रोसेस का नाम भी देते हैं। अब देखें यहाँ पर एक बड़े काम की बात है, और वो क्या है, जब ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया तो इसके 6 मॉलिक्यूल बने। इन 6 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल वापस इस्तेमाल हो जाएंगे राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए,
और चूंकि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट वापस बनेगा, इसलिए द स्टेज इज कॉल्ड रीजनरेशन, यानी दोबारा पैदावार हो जाएगी, दोबारा जनरेशन हो जाएगी किसकी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की, ठीक है। और इन 6 में से सिर्फ एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा किसके अंदर, ग्लूकोज और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज नहीं बना है, यहाँ पर हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बना है जिसको हम ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। ट्रायोज क्यों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होंगे। फॉस्फेट क्यों, क्योंकि इसका फॉस्फेट लगा हुआ है। फिर इस ट्रायोज फॉस्फेट को आप डिफरेंट स्टेप से गुजारते हैं, यानी 2 ट्रायोज फॉस्फेट आपस में मिलाते हैं। आप ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से मिलाते हो और आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है। फिर आप उसमें से एक फॉस्फेट रिमूव करते हो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। फिर आप उसमें से आइसोमराइजेशन करते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। फिर आखिर में आप उससे फॉस्फेट निकाल देते हो, सिर्फ ग्लूकोज बचता है और ग्लूकोज प्रोडक्ट हमारी बन जाती है, ठीक है। वो जो ग्लाइकोलाइसिस की शुरू की 4 रिएक्शन है ना, याद कर लो, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वहाँ भी था और इसी को आपने रिवर्स करना है, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ना, याद है मैंने बताया था। अच्छा, अब देखें, याद रहे, मैं फिर ये बात आपको बता रहा हूँ कि केल्विन साइकिल के आखिर में हमें ग्लूकोज नहीं मिला है, हमें एक ट्रायोज फॉस्फेट मिला है और ये ट्रायोज फॉस्फेट बाद में इस्तेमाल होगा ग्लूकोज, और सिर्फ ग्लूकोज बनाने में नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सेल में, हमारी बॉडी में मौजूद हैं, आप याद कर लीजिए कि जो ग्लूकोज है ना, ये इनका स्टार्टर मॉलिक्यूल है, ये इनको बनाने वाला है। पहले ग्लूकोज बनेगा, बाकी सब चीज़ें इसकी जो है वो बाद में बनेंगी, ठीक है बेटा। समझ आ गई बात आप लोगों को ये? अच्छा, याद रहे कि पूरे की पूरी केल्विन साइकिल के प्रोसेस में 11 एंजाइम्स होते हैं जो कि अपना सारा काम करते हैं। तो केल्विन साइकिल यूटिलाइजेज 11 एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई केल्विन साइकिल में कितने एंजाइम मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, तो आपको जहन में रखना है कितने इस्तेमाल होते हैं बेटे, शाबाश, 11 एंजाइम मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम भी याद नहीं करना है, आपने नाम सिर्फ एक याद रखना है, रिबिस्को का, ठीक है। अब ये एडीपी और एनएडीपी वापस चले जाएंगे लाइट रिएक्शन के बाद, और आपको पता है लाइट रिएक्शन में जाके ये क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन में जाके ये वापस एटीपी में और एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस डार्क रिएक्शन में आएंगे, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ये साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और चलती जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात जो आपने याद रखनी है, आखिरी बात, जिसके बाद मैं आज के लेक्चर को और फोटोसिंथेसिस को ऑफिशियली जो है वो ख़त्म करता हूँ, वो ये है बेटे, आपने याद रखना है कि यहाँ पर ग्लूकोज बनाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इस्तेमाल किया गया, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। और आपको पता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है बेटे, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें 3 कार्बन होते हैं। याद कर लीजिए, वो प्लांट जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल को इस्तेमाल करते हैं और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, इनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। तो C3 प्लांट्स, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इनको C3 प्लांट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है बेटे। तो ये केल्विन साइकिल है और ये आप देख रहे हैं सारे के सारे इसके रिएक्शन। इसमें रट्टा लगाने की, चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 इसकी मेन बातें पता होनी चाहिए, जिसमें एंट्री टेस्ट के अंदर एमसीक्यू आ सकते हैं। रिबिस्को का आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके पहले स्टेप में कार्बन फिक्स हो रही है, आपको पता होना चाहिए इसमें जो ग्लूकोज बनाने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए इसमें कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में कि आप एक एक रिएक्शन बैठ के याद कर रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं, ये करने की ज़रूरत बेटे नहीं है। वो जब आप कोचिंग क्लासेस में होते हैं और जब आपके पास लॉन्ग थ्योरीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं, तब आपको वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कि कोचिंग का स्टूडेंट है, फिर तो भाई सबके सब याद करे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग ऐसे आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, थ्योरी के पेपर के अंदर, और उसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखना होता है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट इसको देख रहा है जो कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो आपने ये चंद पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये याद रखने हैं, बाकी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैं ऑफिशियली जो है आज आपके साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो ख़त्म करता हूँ। बायो एनर्जेटिक्स में अभी मैं आपके साथ 2-3 वीडियोज़ मैंने और करनी है। एक तो मैंने आपसे ऑल्टरनेट वेज ऑफ कार्बन फिक्सेशन की बात करनी है, C4 प्लांट की हम बात करेंगे, कैम प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे। साथ में मैंने आपके साथ प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर और 1-2 छोटे मोटे टॉपिक हैं उनके ऊपर जो है
कुछ जो है वो डिस्कशन करनी है, तो हम इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें डिस्कशन करेंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मैंने आपको शुरू में कहा बड़ा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो मैंने ऐसी मजाक में शुरू किया था, आपने जो है वो एक मोटिवेशन की लहर चला दी है मेरे लिए। और मेरा खुद दिल चाहता है आजकल कि मैं रोज़ाना आपके लिए जो है अच्छे लेक्चर बनाऊँ, बहुत को स्टडी करूँ और आपके लिए चीज़ों को आसान बना के जो है आपके लिए पेश करूँ। तो आप इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन देते जाइए, चैनल देखते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ। जब भी चैनल सब्सक्राइब किया करो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि जब भी आप कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। वीडियो जो है वो इस तरह की वीडियोस पूरी देखा करें और वीडियो को एक कंटिन्यूसली देखा करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ केल्विन साइकिल वाली वीडियो आपने देखी और फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स पे और क्लोरोप्लास्ट पे और लाइट रिएक्शन में मैंने वीडियो की है वो आपने देखी ही नहीं। तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में मैंने आपके साथ 4 वीडियो जो है, ये चौथी वीडियो है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।